चलो नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर शुरुआत करने से पहले कशिश का एक डाउट आया है कि उसको आपको जानना है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आपको जाननी है अपार्ट फ्रॉम जो कि यहाँ पर दे रखी हैं, जो कि यूरोपियन नेशंस के अलावा दे रखी हैं। तो यहाँ पर आपको जो कंट्रीज देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी। एक इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री भी और कॉन्टिनेंट भी है। यहाँ पर आपका इस तरफ न्यूजीलैंड। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज इतनी काफ़ी हैं। और जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यूएसएसआर के साथ साथ जो चिपकी हुई कंट्रीज हैं वही आपको सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ऊपर आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देख लेना, मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ। ये देखो, आपको यहाँ पर चाइना भी देखने को मिल जाएगा। देख रहे हो, चाइना भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज की अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए दीज कंट्रीज आर मोर देन अनफ। यूएसएसआर, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड बल्गेरिया। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें, इंडिया। ठीक है, अफ्रीका के बड़े सारे कंट्रीज होते हैं, तो अफ्रीका में आप मेंशन कर सकते हो जैसे इजिप्ट, कॉन्गो, युगांडा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सारी कंट्रीज आप मेंशन कर सकते हो। साउथ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट यहीं पर है, तो आप यहाँ पर कंट्रीज लाइक चिली, पेरू, वेनिजुएला, अरे यार क्या, वेनिजुएला एंड अर्जेंटीना, ये मेंशन कर सकते हो गई ना 10, मोर देन एनफ है। समझ गए? ये जैसे ये है, जो ये मेडागास्कर है। और जाननी है, ये लो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, थाईलैंड। एक और कंट्री होती है जैसे जिसका नाम होता है लाओ पीडीआर। लाओ पीडीआर पढ़ाऊंगा ये मैं आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, ये चीज़ है। ये समझ में आ गया डाउट? आगे बढ़े, चलो। लास्ट लेक्चर तक हमने कवर कर लिया था नियो के बारे में, है ना? और आज के लेक्चर से हमें आई थिंक इंडियन द कोल्ड वॉर से स्टार्ट करना है ना। नियो ये पूरा खत्म हो गया था क्या? आई थिंक ये इसका लास्ट पैराग्राफ रह गया था, क्यों ग्रेजुअली वाला? अच्छा, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आपको बोलेगा, लेकिन कुछ वो इंपॉर्टेंट भी है। देखो, कह रहा है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या फिर जो नैम का आइडिया था वो शुरू शुरू में ऐसा बना कि जैसा कि आप जानते हो बायपोलैरिटी को चैलेंज करने के लिए बना, है ना? बायपोलैरिटी को चैलेंज करने के लिए बना। मैं आपको ये बता रहा था, शुरू में नैम का पर्पस ये था कि वो एक तरीके से बायपोलैरिटी को चैलेंज करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, ग्रेजुअली का मतलब यही होता है ना, धीरे धीरे करके जैसे स्टेप बाय स्टेप टाइम बीता, तो जो नेचर था नॉन अलाइनमेंट का वो चेंज हो गया। और नैम अब थोड़े साल बाद ना इंपॉर्टेंस देने लगा इकोनॉमिक इश्यूज को भी। जैसे 1961 की मीटिंग में, जो कि नैम की फर्स्ट समिट मानी जाती है, जो कि बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई थी, यहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे कशिश, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, लेकिन मिड 1970s तक, मतलब आने वाले अगले 10 से 15 सालों के बीच में इकोनॉमिक इश्यूज सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया नैम की मैंडेट का। मतलब नैम का कोर ऑब्जेक्टिव बन गया कि इकोनॉमिक इश्यूज पे हमें ध्यान देना है। एज अ रिजल्ट नैम जो है वो एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इमर्ज हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रुप के तौर पर इमर्ज हुआ। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिख लो, कल कशिश इस पैराग्राफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार बोर्ड के अंदर भी। लिखो क्वेश्चन, जल्दी लिखो। नया ने नियो के ऊपर क्वेश्चन लिखवा दिया था आपको। तो लास्ट क्वेश्चन ये था कि क्रिटिसिज्म क्या है नैम के, तो लिख लो, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द आइडिया ऑफ नियो। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द आइडिया ऑफ नियो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, राइट फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीटीएडी। राइट फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीटीएडी एंड नेम द रिपोर्ट
released by it in 1972 and name the report released by it in 1972. ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है कशिश, 100 तरीकों से भी बनाया जा सकता है कि कभी कभार ये भी आ सकता है रिपोर्ट कब आई थी, रिपोर्ट का नाम क्या था, ये रिपोर्ट को लाया कौन, यूएनसीटीएटी की रिपोर्ट जो है वो पूरा नाम लेते हैं, वो कहीं की रिपोर्ट रिलीज कब हुई, या फिर 1972 में इसने एक रिपोर्ट निकाली थी, उस रिपोर्ट का नाम क्या था। 100 तरीकों से क्वेश्चन बन सकता है। ये भी आ सकता है राइट फुल फॉर्म ऑफ नियो। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो, नेम सम ऑफ द रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय नियो इन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। नेम सम ऑफ द रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय नियो in the global trading system. Name some of the reforms proposed by NEO for global trading system. अब ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कशिश, नेम सम ऑफ द रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय नियो फॉर एलडीसीज। बात तो वही है ना, ठीक है। उसके बाद जो मैं इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बोल रहा था, यहां पर क्वेश्चन लिखो कि NAM emerged as challenge to bipolarity. NAM emerged to give challenge to bipolarity. या NAM emerged as a challenge to bipolarity, but gradually it became an economic group. Give reasons. समझ गए? तो आपको ये लिखना है कशिश कि बस आपको यहां से स्टार्ट कर देना कि नैम जो है ना वो बायोपोलैरिटी को चैलेंज करने के लिए बना था। शुरू में अपनी वाली अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ऐड कर देना कि उसका मकसद ये था कि दैट नैम नेशंस विल नॉट टो द लाइन ऑफ ईदर ऑफ द सुपर पावर नॉर यूएसए नॉर यूएसएसआर, किसी की लाइन टो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली हुआ क्या, बाद में वो शुरू में इसका मतलब वो क्या था, एक तरीके से पॉलिटिकल नेचर था उसका, है ना। उसका मकसद ये था कि हमें बायोपोलैरिटी को चैलेंज करना है, तो वो इकोनॉमिक इश्यूज को शुरू में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन 1961 के अंदर जब हमें देखने को मिलता है कि चलो भाई 1961 की बेलग्रेड की यूगोस्लाविया की समिट के अंदर, जो कि इसकी पहली समिट थी, इकोनॉमिक इश्यूज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थे। इन सबका पहली समिट के अंदर सिर्फ मकसद यही था कि ऑल द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड remain within themselves, they should join group of NAM rather than joining the groups of USA और USSR। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे 10 से 15 सालों का टाइम बीता और मिड 1970s का जब टाइम आया, तो इकोनॉमिक इशू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू बन गए। ये नैम की कोर मैंडेट बन गए, ये वर्ड आप ऐड कर सकते हो, ये नैम की कोर मैंडेट बन गए। कोर मैंडेट क्या होता है, जैसे प्रमुख रूप से ना, मुख्य रूप से किसी भी चीज को जब हम जानते हैं ना, जैसे मतलब मान लो कशिश आपकी आइडेंटिटीज बड़ी सारी हैं, लेकिन अगर मुझे डिफाइन करना है ना कि जैसे किसी को बताना है किस तरह की लड़की, तो मैं कहूंगा मतलब ठीक अच्छी है, इंटेलिजेंट लड़की है, सीधी सादी सी है, ज्यादा बात नहीं करती, अपने एम की तरफ फोकस रहती है, स्कूल लाइफ भी बैलेंस कर रही है और यूपीएससी की भी तैयारी कर रही है और बच्चों को पढ़ाती भी, यूपीएससी वालों को भी और स्कूल वालों को भी। ठीक है, तो उसके बाद लेट 1980s तक हुआ क्या, हाउएवर नियो का इनिशिएटिव जो हो गया वो फेड हो गया। ये वाली बात मैंने आपको प्रॉपर बता दी थी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि नियो का इनिशिएटिव फेड हो गया। इसने तो एक तरीके से प्रपोज करा था ना, याद है, लेकिन वो चीज जब फुलफिल ही नहीं हो पाई तो फेड ही तो हो जाएगा ना इनिशिएटिव। आप बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यूट्यूब पे ऐसा चैनल खोलेंगे, उसमें मैं ये सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी। अब सुनने से क्या होता है, इंप्लीमेंट भी तो होना चाहिए ना। अब यहां पर क्यों फेड क्यों हो गया इसका आइडिया, क्योंकि यहां पर इसको बहुत तगड़ा कंपटीशन जो था वो देखने को मिलता था डेवलप्ड कंट्रीज से। ठीक है, जो कि यूनाइटेड ग्रुप की तरह ऐड करते थे, जबकि नॉन अलाइंड जो कंट्रीज थी ना, जो नैम कंट्रीज थी, वो स्टिल स्ट्रगल कर रही थी कि आपस में वो लोग कैसे यूनिटी मेंटेन करके रख पाए, और अपोजिशन उनको फेस करने को मिलती थी। अपोजिशन कैसे, मतलब बड़े सारे नैम नेशंस थे वो ऐसा भी तो करते थे ना कशिश। ये वाली बात भी तो बहुत ऑब्वियस है ना कि कुछ कुछ नैम नेशन जिनको फायदा मिल नहीं रहा है, जिनको नैम का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, डेफिनेटली वो यूएसए का कैंप या फिर यूएसएसआर का कैंप तो ज्वाइन करेंगे ही ना, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन वो लेट नहीं चाहिए हमें कैसे भी करके, है ना, हमें अर्ली चाहिए, फास्ट मैनर में चाहिए, या जिसको हम लोग कहें स्विफ्ट मैनर में चाहिए, स्विफ्ट मैनर में, फास्ट मैनर में या अर्ली मैनर में। तब भी तो यार वो एक तरीके से आप बताओ ना कि उनको ल्यूक्रेटिव लगेगा ना, अट्रैक्टिव लगेगा ना उसका आइडिया ज्वाइन करने का सुपर पावर का, बस यही चीज है और क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी लिख लो वैसे इसके साथ ही कि व्हाई डिड द आइडिया ऑफ नियो was not successful, why did the idea of NEO
वॉज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, अब आई थिंक लास्ट टॉपिक हमारे पास यही रह गया, हमने ए टू जेड सब कुछ कर लिया है, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, है ना। ठीक है, अब याद रखना कोल्ड वॉर के टाइम पर ना इंडिया की क्या पोजीशन थी। देखो यार, ये जो बुक है ना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का शेष, इसके अंदर हर चैप्टर ऐसा करेगा जैसे फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर के बारे में, ये एंड में टॉपिक आ गया इंडियन द कोल्ड वॉर। सेकंड चैप्टर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बारे में, एंड में जाके पता वो क्या लिखेगा, इंडो रशिया रिलेशंस कैसे हैं। थर्ड चैप्टर यूएसए की हेजीमनी के बारे में, लास्ट का टॉपिक उसके अंदर होता है इंडिया और यूएसए के रिलेशन कैसे हैं। फोर्थ चैप्टर आसियान कंट्रीज और ईयू के बारे में, मतलब जो इंडोनेशिया मलेशिया बर्मा यूरोपियन यूनियन, इंडिया और ईयू के रिलेशन कैसे हैं, इंडिया और आसियान के रिलेशन कैसे हैं। फिफ्थ चैप्टर साउथ एशिया के बारे में, इंडिया और साउथ एशिया के रिलेशन कैसे हैं। सिक्स चैप्टर यूएन के बारे में, इंडिया और यूएन के रिलेशन कैसे हैं। ये हर जगह आपको इंडिया का आस्पेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो वैसे तो आपको एक वर्ल्ड का एंगल दे रहे हैं, बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, लेकिन क्योंकि इंडिया का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए इंडिया का पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है ना। अब ये वाले जो टॉपिक्स है ना कशिश, ये चीज आप याद रखना कि सीबीएसई और यूपीएससी के बड़े फेवरेट होते हैं, कि मतलब ऊपर के जितने भी जो आपके पास वो है ना, जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, वो आपको काम आ जाएंगे अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी देने के लिए। और यूपीएससी और सीबीएसई में दोनों जगह आपको यहां से क्वेश्चन मेजरली पूछे जाते हैं, जहां पे आपको मेन चीज लिखनी होती है, क्योंकि इंडिया का एंगल बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना, हर चीज में इंडिया का एंगल बहुत जरूरी है। जैसे कल को आप बोलो कि मुझे ना इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनना है, तो आपसे वो जितने भी वर्ल्ड अफेयर पूछेंगे ना, इंडिया को करेक्ट करते हुए पूछेंगे कि इंडिया, आप क्या समझते हो कशिश कपूर जी के जो रशिया यूक्रेन जो वॉर हुआ उसमें इंडिया ने स्टैंड क्यों नहीं लिया, क्या ये फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है इंडिया के लिए, इससे लॉन्ग टाइम इंडिया और यूक्रेन के रिलेशन या इंडिया और रशिया के रिलेशन किस तरीके से हो सकते हैं। ये ऐसी बातें पूछी जाती है बोथ सीबीएसई यूपीएससी। ठीक है, तो एज ए लीडर ऑफ नैम शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एज ए लीडर ऑफ नैम, नैम के लीडर के तौर पर इंडिया का जो रिस्पॉन्स था ना कोल्ड वॉर के प्रति, वो दो पैरामीटर्स के ऊपर बेसिस पर, दो पैरामीटर्स के बेसिस पर था। एट वन लेवल इंडिया ने ये ध्यान रखा कि कैसे भी करके वो दो अलायंसेस से बिल्कुल तरीके से बाहर रहे, यानी कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं नेटो सीएटो सेंटो और वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन ना करना पड़े इंडिया को। इंडिया ने खास तरीके से इस बात की बहुत ध्यान रखा, पर्टिकुलर केयर दी इस चीज को कि वो अलायंसेस से थोड़ा सा दूर रहे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रहे। दूसरे लेवल पर अगर हम लोग बात करें, इंडिया ने ऐसा नहीं था कि दूर रहे, तो इसका मतलब याद है वही वाली बात आ गई, क्या वो आइसोलेशनिस्ट और न्यूट्रल था? क्या नहीं था, बिल्कुल, हमने पढ़ा ना इसको। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि दूर रहे तो बिल्कुल ही, मतलब अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन देख रहा है, कोई भी चीज देख रहा है तो भाई बिल्कुल ही नजरें फेर ली अपनी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इंडिया ने टाइम टू टाइम अपनी आवाज उठाई है अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज जो कि इन अलायंसेस का पार्ट बन रही थी। ध्यान से सुनना, जो जो नई नई कंट्रीज अगर ज्वाइन कर रही थी ना, तो इंडिया उनके खिलाफ वॉइस उठाता था, यार तुम आजाद हो गए हो, तुम्हारी आजादी किस बात की, तुम तो फिर से इनके गुलाम बन रहे हो, अभी तक तुम अपने कॉलोनियल पावर के गुलाम थे, अब वर्ल्ड जो डिवाइडेड है यूएसए और यूएसएसआर के कैंप में, तुम किसी एक सुपर पावर को ज्वाइन करके अपनी फ्रीडम इनके हाथों में दे रहे हो। और फिर याद है जैसे नियो में जो आइडिया बोला गया था कशिश, जो हमने कल पढ़ा था कि ये नैम नेशंस ये नहीं चाहते, तो उसमें नियो में एक आइडिया था ना कि सुपर पावर जो है या कोई भी जो बिग पावर्स है वो नेचुरल रिसोर्स इन कंट्रीज के एक्सप्लॉइट ना करें, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के। अब जो न्यूली डेवलप कंट्रीज या न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं, न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज हैं, मुझे एक बात बताओ कशिश, वो एलटीसी जो तो होंगी ना सबसे पहले, जैसे ना पहले दिन आजाद हुए आप डायरेक्शन लेस हो, तो आप एलटीसी तो है ना, एक छोटे बेजुबान बच्चे, यही तो होगा ना ये सारी कंट्रीज। तो जो कंट्रीज जैसे छूटते ही ना, जिनके दिमाग में ये था अरे नहीं यार, कौन इतना वेट करेगा इतनी लंबी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कौन इतना वेट करेगा, किसके पास इतना पेशेंस है, हम तो ज्वाइन कर रहे हैं सुपर पावर को, और कोई बात नहीं, उनको हमारा लैंड यूज कर लेने दो फॉर लॉन्चिंग वेपन्स, फॉर स्पाइंग ऑन ईच अदर, फॉर यूटिलाइजिंग या फिर एक्सप्लॉइटिंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज, कम से कम हमें तो हेल्प मिल रही है ना। तो इंडिया वॉइस रेज करता था कि क्या तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं है, क्या तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, अपने भरोसे दूसरों के भरोसे डिपेंडेंट रहोगे। ठीक है, लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी थी ना, अब जो आपने मुझसे चीज पूछी थी आज, इंडिया की पॉलिसी ना ही हम लोग ये बोल सकते हैं, तो इंडिया की जो पॉलिसी थी, जो कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये बोल रहा है राइटर कि ना तो वो नेगेटिव थी ना ही वो पैसिव थी। ठीक है, ना ही वो नेगेटिव थी ना ही वो पैसिव थी। जैसे नेगेटिव इन द सेंस कि इंडिया की पॉलिसी कि भाई हमें कुछ बोलना ही नहीं है, गलत अगर गलत होते कुछ देखे तो आवाज ही नहीं उठानी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। और नॉर पैसिव का ये मतलब है कि ऐसा नहीं था कि इंडिया बिल्कुल ही शांत था, मतलब पैसिव का अपोजिट वर्ड होता है देखो, एक्टिव। इंडिया पैसिव नहीं था, एक्टिव था। इंडिया नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था। ये चीज भी आ सकती है, याद रखना। जैसे हमने बोले था ना, क्या इंडिया न्यूट्रल है,
और आइसोलेशनिस्ट है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, कैन यू कॉल इंडिया पॉलिसी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एज नेगेटिव और पैसिव? कशिश, कशिश, लेट मी रिमाइंड यू, जो आपने वो लिखा ना कि इंडिया के वो कोल्ड वॉर के, सॉरी, इंडिया कोल्ड वॉर के टाइम पर क्रिटिज्म क्या है इंडिया के, याद है ना, आइसोलेशनिस्ट और न्यूट्रल पॉलिसी बोला जाता है। अपने उसी कंटेक्स्ट के अंदर आज आपको ये चीज ऐड करनी है, इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये दूसरा क्रिटिज्म है, नेगेटिव और पैसिव का। क्रिटिसाइजर्स कह रहे हैं ना, तभी तो राइटर बोल रहे हैं कि नहीं था भाई ऐसा, है ना, किसी ने तो क्रिटिसाइज करा ही होगा। क्योंकि अगर ऊपर देखो, अगर ये वो बोल रहा है हमसे कि इंडिया ने कोशिश करी थी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ अलायंसेस, कि किसी को भी ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, इस चीज का खास तरीके से ध्यान रखा था। तो सिर्फ इस वाले पॉइंट से, जो लेवल 1 वाली बात थी, इसी से तो ये 2 पॉइंट मर चुकर आ गए कि भाई आपको ज्वाइन ही नहीं करना, इसका मतलब तो आप नेगेटिव, आप कुछ गलत होता हुआ देखोगे एलिस के खिलाफ तो आप कुछ बोलोगे ही नहीं, फिर तो आप तो शांत होकर बैठ गए, आप तो पैसे वो। नहीं भाई, नहीं हो। ठीक है, क्यों नहीं हो, चलो इसको प्रूव करते हैं। नेहरू ने दुनिया को ये रिमाइंड करवाया था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने रिमाइंड करवाया था दुनिया को। इन्होंने साफ तरीके से बोला था, क्रिस्टल क्लियर वे में, कि नॉन अलाइनमेंट ना एक ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आप सोचो कि हम ना मुंह चुराकर भाग रहे हैं, फ्लीइंग अवे, कि हम कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, हम भाग रहे हैं। समझ गए ना स्टूडेंट का मतलब? नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। हम भाग नहीं रहे हैं सिचुएशन से डरकर, और ऐसा भी नहीं है कि हम मतलब डर रहे हैं किसी चीज से तो इसलिए आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अपोजिट तौर पर इंडिया जो था, इंडिया बिल्कुल फेवर में था कि कैसे वो एक्टिव तरीके से इंटरवीन कर सके वर्ल्ड अफेयर्स में। इंडिया ने कोशिश, बल्कि वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं था कि इंडिया भाग रहा था, बल्कि इंडिया एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व था वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, ताकि कोल्ड वॉर की राइवलरीज को सॉफ्टन करा जा सके। समझ रहे हो, शांत करा जा सके। और इसका मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के मामले को शांत करवाने के लिए नेहरू ने अपनी वॉइस उठाई थी, बात करी थी सुपर पावर से, है ना। इंडिया ने कोशिश ये करी थी, वही सारी बातें कशिश घुमा फिरा के वही बोल रहे जो हम पढ़ चुके अभी तक की क्लास में। इंडिया ने कोशिश करी थी कि वो कैसे ना कैसे करके डिफरेंसेस को रिड्यूस करने की कोशिश करे अलायंसेस के बीच में, और डिफरेंसेस को प्रिवेंट करे कि कैसे भी करके छोटे मोटे डिफरेंसेस फुल स्केल वॉर में एस्केलेट ना हो जाएं, फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट ना हो जाएं। ये कोशिश करी इंडिया ने। तो एक बात बताओ, क्या इंडिया पैसिव हुआ, क्या इंडिया नेगेटिव हुआ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया की पॉलिसी जिस पॉइंट पे क्रिटिसाइज की जाती है कि नेगेटिव और पैसिव है, चलो इसको हम डिफेंड करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया जो था ना, वो वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं था, नहीं है, जबकि ऐसा इसको डिफेंड करना है हमें इस पॉइंट को कि नेगेटिव नहीं था, पैसिव नहीं था, चलो इसको एक्टिव और पॉजिटिव बनाते हैं। इंडिया वर्ल्ड अफेयर्स में इन्वॉल्व था, एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व था। उसने कोशिश ये करी कि कोल्ड वॉर की राइवलरीज कैसे भी करके उनके जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, उनके जो छोटे छोटे, यहां पर देखो, जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, या कोई भी चीज है, वो इतनी ज्यादा भयंकर लेवल पे एस्केलेट ना हो जाए, गुस्सा इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर पे वो कन्वर्ट हो जाए या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब इंडिया ने ये काम करा कैसे भाई, प्रूफ दो। तो हमें प्रूफ ये देखने को मिलता है कि उस जमाने में इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे, इंडिया के डिप्लोमेट्स का मतलब ये होता है कशिश, डिप्लोमेट्स का मतलब ये होता है इंडिया की तरफ से जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं ना, मतलब समझ गए, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे और जो लीडर्स थे, उन्होंने अक्सर कम्युनिकेट करने की कोशिश करी और बीच में मतलब रुकवाने की कोशिश करी कोल्ड वॉर के राइवल्स को। जैसे इंडिया के डिप्लोमेट्स और लीडर्स ने अहम योगदान दिखाया जब कोरियन वॉर चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए अर्ली 1950s के अंदर काफी ज्यादा इंडिया की वॉइस जो थी शार्प थी कि कोरिया जो है, क्यों लड़ रहे हो आपस में, तुम नेबरिंग कंट्रीज हो, तुम्हारे बीच में जो भिड़प है वो सुपर पावर्स के बीच में आई है, तुम बीइंग अ नेबर्स और तुम्हारा तो एक ही आइडेंटिटी है, एक ही कंट्री के लोग हो। ये चीज के ऊपर इंडिया ने आवाज उठाई अपनी। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें राइटर कह रहा है सेकंड पैराग्राफ के अंदर, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है हमें रिमाइंड करना कि जो इंडिया है ना, इंडिया चूज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड इनटू दिस मिशन, कि तुम भी यार आवाज रेस करो यार, तुम क्यों उनके कठपुतली बनकर घूम रहे हो। तो देखो, इंडिया ने एक तरीके से एक्टिव इंटरेस्ट लिया। अब छोटा कोई पावर, कशिश, कोई पर्सन इतना बड़ा नहीं है, उसकी औकात इतनी बड़ी नहीं है, वो इतना रिच नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगर मोटिवेट कर रहा है सबको, सबको मतलब उठा रहा है, सबको एक नया रास्ता दिखा रहा है, कहने का मतलब, तो इसका मतलब वो उम्र में तो छोटा है, औकात में तो छोटा है, पैसे में तो छोटा है, लेकिन उसका जो स्टैचर है ना, जो उसका जो इसका एक मतलब रियल जो पोजीशन है उसकी, वो काफी ज्यादा बड़ी है। जैसे उम्र से उठकर बात करना,
अपनी औकात से उठकर बात करना। तो इंडिया ने ये नहीं कि सिर्फ अपनी स्टैंड रेज करा था, इंडिया नॉन अलाइंड नेशंस को ये भी कह रहा था कि तुम भाई साहब ग्रुप ज्वाइन मत करो, क्यों डरते हो, जब गलत होता हो देख रहे हो तो आवाज रेस करो ना, क्यों बैठे हो कठपुतली की तरह, किस बात का खौफ है तुम्हें? 10 साल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आएगी, हम आपस में मिलकर करेंगे, नैम ग्रुप है तो हमारा। तो इंडिया बहुत इस टाइम पे ना, जैसे होता नहीं कि जब सारे आपकी उम्मीदें, सारे रास्ते टूट जाते हैं तो आपको कोई एक रास्ता दिखाते हैं कि कोई बात नहीं यार, उसकी आवाज हमेशा आपके लिए मतलब इतनी वो होती है कि कुछ भी नहीं हुआ है सिचुएशन के अंदर, क्यों टेंशन ले रहे हो। यही कर रहा था इंडिया उस टाइम पे। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया जो था, इंडिया रिपीटेड तरीके से ये ट्राई कर रहा था कि कैसे ना कैसे करके इंडिया इन्वॉल्व करे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को और बड़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि इन अलायंसेस का पार्ट नहीं थी, यूएसए और यूएसएसआर का अलायंस पार्ट नहीं थी, उनको इन्वॉल्व करने के लिए कि भाई साहब हम आवाज उठा रहे हैं, नॉन अलाइंड ग्रुप्स भी आवाज उठा रहे हैं, आप भी आवाज उठाओ, बीइंग अ पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन। और एक ऑर्गेनाइजेशन के बड़े सारे, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कशिश आप जानते हो बड़े सारे मेंबर्स होते हैं, बड़े सारे नेशंस होते हैं। तो इंडिया एक बार बताओ, हर तरीके से पुश करने की जरूरत हो रही है कि जैसे आप किसी से घर होता हुआ देख रहे हो, तो आपको पता है कि आपकी बात इतनी इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है क्लास के अंदर, लेकिन आप फिर भी टीचर को वो चीज सच बता रहे हो, आप दूसरों को बोल रहे हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो दोस्त का अपने? तू उसको सपोर्ट करके बल्कि और उसके साथ गलत कर रहा है फ्यूचर में। आवाज उठा, सच चीज बोल। फिर आप पूरे सेक्शन को बोल रहे हो, तुम सबने कल देखा था ये चीज, बोलो ना ये चीज करके, क्यों चुप्पी साधे हुए हो, चूड़ियां पहन रखी हैं क्या तुम लोगों ने? ये टोन थी इंडिया की वर्ल्ड के सामने, समझ गए? हो गया डिफरेंट। तो नेहरू ने एक बहुत जेन्युइन ना फेथ दिखाया, बहुत ज्यादा ट्रस्ट उसने रिपोज करा। रिपोज का मतलब जैसे ये होता है कि मैं आपके ऊपर अगर भरोसा कर रहा हूं, इसका मतलब अपना ट्रस्ट आपको आपके आपके ऊपर न्यौछावर कर रहा हूं, समझ गए ना रिपोज का मतलब? कि अगर मेरा आपके ऊपर, मैं अगर ये कह रहा हूं आई हैव रिपोज ग्रेट फेथ ऑन कशिश, इसका मतलब मैंने काफी ज्यादा ट्रस्ट अपना जो है वो शेयर करा है कशिश के साथ, उसको जो बातें बताई हैं अपनी लाइफ की या कुछ किसी भी चीज की, ठीक है, कोई भी, मतलब मैंने आपको पासवर्ड बताया, कुछ भी बताया, इसका मतलब मैंने अपना फेथ रिपोज करा है आपके अंदर, समझ गए ना रिपोज का मतलब क्या होता है? तो इंडिया ने अपना फेथ जो है वो रिपोज करा था एक जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस के लिए, ठीक है, कि एक जेन्युइन तरीके से ऐसे नेशंस का ग्रुप होना चाहिए जो कि फ्री हो, निडर हो, जो डिसीजन ले तो किसी के प्रेशर में आके ना ले, और आपस में कोऑपरेट करे, कंपीट ना करे, एक दूसरे की मदद करे। अगर आप ए नेशंस के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जा सकता है, तो दैट पर्टिकुलर नेशन शुड शेयर दैट टेक्नोलॉजी विद बी सी डी एक्सेट्रा। ये है कहने का मतलब, ठीक है? तो एक ऐसा ग्रुप बनना चाहिए, और इंडिया ने इस टाइम पर एक पॉजिटिव रोल निभाया कि कैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर जो राइवलरी है उसको सॉफ्ट करा जाए, अगर भले ही वो एंड नहीं कर पा रहा है तो। लास्ट लाइन समझना, भले ही एंड नहीं कर पा रहा है, खत्म नहीं कर पा रहा क्यूबन मिसाइल जैसे क्राइसिस को, वियतनाम वॉर को, कॉन्गो वॉर को, कोरिया वॉर को, ठीक है, नहीं कर पा रहा, लेकिन सॉफ्ट करने की कोशिश करिए, आवाज उठाइए, जब गलत होती है वो देखा है, जबकि सुपर पावर्स ने टोका भी, तुमने तो अलायंस ज्वाइन नहीं करा, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? होता ना कभी कभार ऐसा कि भाई साहब आप तो हो ही नहीं इन्वॉल्व, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? लेकिन इंडिया ने बोला मैं गलत होते हुए देख नहीं सकता, हम इन्वॉल्व नहीं है, अलायंसेस तुम्हारा ज्वाइन नहीं करा, वो हमारे अपने रीजन हैं, लेकिन गलत होता हुआ देखोगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, हमें डर नहीं है तुमसे, हम तो आवाज उठाएंगे। ये बुलंद आवाज थी इंडिया की, इसलिए इंडिया का आज भी इतना वर्ल्ड अफेयर्स में नाम होता है, ठीक है? अब नॉन अलाइनमेंट जो था ना, कई लोग ये बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट एज सम सजेस्ट अ नोबल इंटरनेशनल कॉज, जिसका इंडिया के इंटरेस्ट के साथ बहुत कम लेना देना था। कई लोग ये बोलते हैं कि यार नैम नेशंस का तो इंडिया के इंटरेस्ट के साथ कोई लेना देना ही नहीं था, ठीक है? जो नॉन अलाइनमेंट पोस्टर था ना इंडिया का, उसने इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करा है दो तरीकों में। जैसे कई लोग ये बोलते हैं कशिश, ये वाला टॉन्ट ऐसा है कि नैम को ज्वाइन करके ना इंडिया का एक तरीके से इंडिया अपने इंटरेस्ट को ही भूल गया और बस दूसरों को ही देखे जा रहा है, उसकी हेल्प कर दें, इसकी हेल्प कर दें, उसकी हेल्प कर दें। जैसे मतलब मान लो क्या है कशिश, आप सबको पढ़ा रहे हो और आप खुद ही भूल गए आपके खुद के भी तो बोर्ड के पेपर है, ये चीज है, ठीक है? क्या आप खुद ही भूल गए कि आपके बोर्ड के पेपर है, मतलब एक तरीके से आप दूसरों को पढ़ाते रह गए, मतलब कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा हेल्प कर दी आपने दूसरों की और अपनी हेल्प भी खुद करना भूल गए। तो ये एक टॉन्ट है, कसा जा रहा है जो कि इंडिया के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं था। राइटर हमें बोल रहे हैं नहीं यार, इंडिया की इंटरेस्ट जो है नैम को ज्वाइन करके सर्व हुआ है। कई लोग ऐसा सोचेंगे ना, समझ पा रहे हो बात को? कई लोग ऐसा कहेंगे नैम को ज्वाइन करके इंडिया के इंटरेस्ट सर्व हुए ही नहीं, क्यों नहीं हुए? मतलब क्रिटिसिज्म बता रहा हूं मैं आपको, ये ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुमने ना यूएसए को ज्वाइन करा, ना यूएसएसआर को ज्वाइन करा, सुपर पावर्स के बेनिफिट को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, ठीक है? उसके बाद तुम दूसरे नेशंस को ये जो आवाज उठाने के लिए कह रहे हो, इसका मतलब सुपर पावर्स को हिंट लगेगी कि वो कि तुम भड़का रहे हो,
तो इसका मतलब वो तुम्हें और ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर तो और चिढ़ेंगे वो तुमसे ज्यादा। तो तुम तो कहते नहीं जैसे कि ज्यादा बुलंद बनकर ना अपनी कब्र तुम खुद खोद रहे हो। लेकिन हम यहां पर क्या डिफेंड कर रहे हैं, नहीं यार, इंडिया का जो ये नॉन अलाइंड का जो पोस्चर था, ये देखना मैं इसको मार्क कर रहा हूं येलो से, इंडिया का जो नॉन अलाइंड का जो पोस्चर था उसने इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करा है दो मुख्य रूप से, दो तरीकों में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कशिश? पक्का? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। पहला कौन सा है भाई? पहला ऐसा नॉन अलाइनमेंट ने मतलब इंडिया के इंटरेस्ट कैसे सब हुए, क्या हेल्प हुई इंडिया की नॉन अलाइनमेंट को ज्वाइन करके, नैम को ज्वाइन करके? नॉन अलाइनमेंट ने इंडिया को ये अलाउ करा कि वो इंटरनेशनल डिसीजंस के ऊपर स्टैंड ले सके, टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस, और ऐसे स्टैंड ले सके, ऐसे स्टैंसेस ले सके जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करे, ना कि सुपर पावर्स या उनके एलीज के इंटरेस्ट को सर्व करे। कि जितनी बातें इंडिया बोल रहा है तो इंडिया यही चाहता था। देखो समझने की कोशिश करो ना कशिश, कि अगर यूएसए या फिर यूएसएसआर को अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता तो फिर बुलंद होकर नहीं बोल पाता कहीं पर भी, कि अगर कहीं पर ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होता हुआ देख रहा है तो वो क्या कहेगा, बगल वाले एलीज क्या कहेंगे, भाई चुप यार, अभी अभी नया आया ग्रुप में, क्यों इतना चल रहा है, कंप्लेंट करूं तेरी ऊपर। मैं कहने का मतलब यूएसए को बोला तो इंडिया बुलंद होकर कभी आवाज उठा सकता था अपनी बोलकर। सुपर नेटो सिएटो सेंटो को नेटो सिएटो सेंटो को ज्वाइन करके क्या यूएसए से, क्या यूएसए को जॉन एफ कैनेडी को फोन करके बिल्कुल नेहरू जी ये बोल पाते क्या कि तुमने ये चीज गलत करी, ये चीज सही करी है? क्या निकिता क्रुश्चेव को ऐसा बोल पाते क्या वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन करने के बाद? बताओ, नहीं ना, हुआ ना इंडिया का इंटरेस्ट? बताओ, कम से कम बुलंद होकर जैसे क्या होता है, कई लोग आपने देखा है, कई लोग ये कहते हैं हम सेल्फ रिस्पेक्ट की रोटी खाएंगे भाई, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा लेंगे, नमक से खा लेंगे, प्याज से खा लेंगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट की रोटी खाएंगे, है ना? क्या हमें किसी का भी नहीं मानने के, मान लो कशिश कल को मैं आपको खाना भी खिला रहा हूँ और इतने बुरे बुरे ताने मतलब मैं आपको दे रहा हूँ कि मतलब आप ये कह रहे हो कि मुझे इनके आसरे पलना पड़ रहा है, मुझे तो इनका एहसान लेना पड़ रहा है, तो आप ये कहोगे ना भाई एहसान नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे तो खाना, लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं करनी है उसके बाद। ये चीज है, ठीक है? ये चीज इंडिया ने करा कि इंडिया डेवलप हो रहा था, उसको कितनी ज्यादा जरूरत थी, सोचो जरा, इकोनॉमिक एड की, है ना, हेल्प की, वर्ल्ड स्टेज में कि उसका नाम हो, लेकिन इंडिया ने सारी चीजें सेक्रीफाइस कर दी सही स्टैंड के लिए। ये है, ये हो गया पहला डिफेंड। दूसरा डिफेंड करते हैं कि इंडिया का और क्या फायदा हुआ नैम को ज्वाइन करके। पहला तो ये फायदा हुआ कि इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता था, उसके सुपर पावर्स जो था उनके इंटरेस्ट को सब नहीं करना पड़ता था, इंडिया के खुद के इंटरेस्ट सब हो जा रहे थे इससे, ठीक है, क्योंकि वो खुलकर बुलंद आवाज से बोल सकता था। दूसरी बात, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट अदर। ये बहुत प्यारा पॉइंट है कशिश, ठीक है? इंडिया एक सुपर पावर से दूसरी सुपर पावर को बैलेंस कर सकता था। इसका मतलब पता है क्या कशिश? जैसे इंडिया बहुत चालाक था, नैम नेशन बहुत चालाक थे। जब ये डिस्कशन हुई थी, मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले बताई थी, जब नैम नेशंस के बीच में डिस्कशन हुई थी और इंडिया से पूछा और फाउंडिंग मेंबर से पूछा गया था, सर जी आप सही कह रहे हो कि नैम का आइडिया ठीक है क्या? या हमें तो डाउट लग रहा है कल को अगर सुपर पावर को ज्वाइन ना करेंगे और ये चिढ़ गए, कल को हमारा ही नुकसान ना हो जाए। तो नैम नेशन से याद है मैंने आपको बताया था कि इन्होंने उनको समझाया था, जो कि दूसरे नैम नेशन जो इनको ज्वाइन कर रहे थे, इन लीडर्स ने समझाया था उसको, यार कल को अगर कोई बात हो गई और हमें हेल्प चाहिए हुई तो तुम लोग ऑप्टिमिस्टिक रहो। यूएसए अगर हमारे किसी डिसीजन से चिढ़ गया, यूएसए सर भागता भागता आएगा हमारी हेल्प करने, कि कहीं यूएसए पहले हेल्प ना कर दे। यूएसए सर अगर कभी हमारे डिसीजन से चढ़ गया तो यूएसए हमारे पास भागता भागता आएगा कि वो हेल्प हमारी कर दे, और दोनों इस क्या कहते हैं, इस उम्मीद में रहेंगे कि अगर हम इनकी जल्दी हेल्प कर देंगे, इनका फायदा पहुंचा देंगे, तो क्या पता ये एक्स वाई जेड कंट्री हमारे अलायंस या हमारे ग्रुप को, हमारे ब्लॉक को ज्वाइन कर ले। अब समझ गए इसका मतलब क्या? बैलेंस करने का एक मतलब क्या है? मतलब कहने का मतलब क्या है, यार मैंने दो बंदियों को आई लव यू बोलकर रखा हुआ है, ठीक है? उन्होंने मुझे आई लव यू बोलकर रखा हुआ है, मतलब 2 बंदियों को मैंने होल्ड पे रखा हुआ है कि यार मैं उनका रिप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब वो मुझे दूसरे वाली के पास जाते हुए देखेगी तो वो एटलीस्ट मुझे छोड़ेगी नहीं और वो मेरे लिए ज्यादा पॉजिटिव होगी। जब मैं इस वाली के पास जाऊंगा, अगर मेरी उससे लड़ाई होगी तो वो सोचेगी यार कहीं मैं से लड़ना लूं, ये सामने वाली को आई लव यू ना बोल दे। और दोनों इस बात को जानती है कि अगर मैं यहां से निकला तो वहां पर तो जाऊंगा ही, उस रिलेशनशिप से निकला तो इस रिलेशनशिप के पास जाऊंगा ही। समझ गए? टेक्निकली थोड़ी सी चीज गलत हो गई, लेकिन आप लोग की जनरेशन में ये वाली टोन समझ में आती है, जिसको बुरा लगा वो छोड़ सकता है, लेकिन ये चीज ठीक है ना? हाँ, आपका देखो ये डाउट जेन्युइन है कि देखो प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम हुई थी उनके, लेकिन यहाँ पर एक हमें एक बात बताओ ना, एक ऑप्टिमिस्टिक वे तो इंडिया को सोचना ही था ना कि क्या करें। तो जैसे क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई कि यार मतलब मान लो यार सामने ना गर्लफ्रेंड वाला अगर एग्जाम्पल इतना समझ में नहीं आया ना, जैसे मतलब मान लो कि एक ना रमेश भैया है, एक मुकेश भैया है, आपके घर का राशन ना
कभी इन दुकानों से जाता है, कभी उन दुकानों से जाता है। लेकिन जब आप पूरे महीने का एक साथ राशन भरवाना, अगर 20,000 का, 30,000 का, तो रमेश सोचता है कि क्यों ना उसकी दुकान से ले लिया जाए। अगर आप इसकी दुकान से लोगे तो मुकेश चिढ़ जाएगा, उसकी शक्ल बन जाएगी। मुकेश की दुकान से लोगे तो रमेश चिढ़ जाएगा। लेकिन आप पता है क्या सोचकर दोनों से लेते रहते हो बीच बीच में पूरे महीने में सामान, ये सोचकर कि अगर रमेश के पास ये सामान नहीं मिला, कल को इससे बिगड़ी तो मुकेश हमें सामान दे देगा। लेकिन रमेश ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि कशिश बंदा मुकेश की दुकान से सामान लेने लगेगी। मुकेश ऐसा कभी आपको करेगा नहीं और बहुत अच्छा डिस्काउंट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हमने डिस्काउंट इसको नहीं दिया या फिर कुछ भी नहीं करा, इसके पास रमेश ऑप्शन है सामने वाली दुकान। तो दोनों आपको खुश करके रखेंगे, और ये चीज आप जानते हो, इसलिए आपने कभी एक परमानेंट दुकान को नहीं बांधा। बताओ, समझ के? दोनों को आपने बैलेंस नहीं करके रखा हुआ है इसके तरीके से। और जो मैंने गर्लफ्रेंड वाला एग्जाम्पल यूज करा, मतलब अपने कंटेक्स्ट में आप इसमें बॉयफ्रेंड भी यूज कर सकते हो, है ना, कि दोनों को आप पागल बनाकर रख रहे हो। ठीक है, चलो। अगर इंडिया को ये लगता था, देखना ध्यान से सुनना, अगर इंडिया को ये लगे, इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड, कि हम इग्नोर हो रहे हैं, या फिर हमें जबरदस्ती का प्रेशराइज करा जा रहा है एक सुपर पावर से कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, वो करके, कि कैसे ज्वाइन नहीं करोगे वो करके, तो इंडिया के पास ऑप्शन था। कशिश, समझने की कोशिश करो। इंडिया ये सोच रहा था कि हम, और नैम नेशंस ये सोच रहे थे कि हम दूसरे सुपर पावर के प्रति टिल्ट हो जाएंगे। लेकिन पहला सुपर पावर कभी ऐसा करेगा ही नहीं। प्रेशर डालोगे, वो डालोगे तो वो चला जाएगा उसके ऊपर। जैसे मुकेश अगर अपनी बात पे अड़ जाए, नहीं मैडम इतने का यही रेट चल रहा है, मैं क्या करूं, नहीं आ रहा आगे से सामान, जैसे राशन दुकान वाले बातें करते हैं दुकान वाले, है ना, तो आप कहोगे ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैं सामने वाले से पूछ लेती हूँ, है ना। लेकिन कभी वो ऐसी बेवकूफी करेंगे क्या सुपर पावर? आप समझ रहे हो? तो इंडिया का दिमाग देखो एक तरीके से, नैम नेशंस की मतलब एक आप उनका कोर मैंडेट, कोर आइडियोलॉजी पकड़ने की कोशिश करो। डरना, उनको डर नहीं था सुपर पावर से, फायदा उठा रहे थे बल्कि उनका। ठीक है, तो नीदर अलायंस सिस्टम, इंडिया को कोई भी अलायंस सिस्टम, चाहे वो यूएसए का हो चाहे यूएसएसआर का हो, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता था, बुली नहीं कर सकता था इंडिया को। ये चीज है, ये चीज है। ठीक है, अब जो इंडिया की पॉलिसी है ना नैम के लिए, वो नंबर ऑफ ग्राउंड्स पे कशिश क्रिटिसाइज करी जाती है। ठीक है, इंडिया की पॉलिसी जो नैम के लिए है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज करी जाती है। वो वाली बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू।